नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूँ इस नए एपिसोड। इस एपिसोड में हम बात करेंगे झारखंड की। झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम 23 को महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव परिणाम के साथ में ही आएगा, लेकिन झारखंड में चुनाव प्रक्रिया को दो चरणों में रखा गया, एक 13 नवंबर और एक कल 20 नवंबर। तो प्रचार थम चुका है। अब ऐसी स्थिति में दोनों ही स्टेट की स्थिति इस वक्त ऐसी बनी हुई है कि महाराष्ट्र में दलाल मीडिया कहें या वामपंथी मीडिया, वो कुछ भी भविष्यवाणी करने से बच रहा है। और वो इसलिए बच रहा है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम में जिस तरीके से एग्जिट पोल के उलट परिणाम आए और हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो परिणाम था वो भी कहीं ना कहीं जो है वो इन लोगों के अनुमान से उलट आया। तो ऐसी स्थिति में ये लोग जो है वो बच रहे हैं। अब हम बात करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की हम बात कर चुके हैं, क्योंकि उसमें साफ तौर से जो है वो मुद्दों के हिसाब से अगर हम देखें तो योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे का जो नारा है वो सभी पार्टियों के ऊपर हावी दिख रहा है। अब डिपेंड करता है कि कितने हिंदू वोटर्स जो है वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं और उस पर वोट करते हैं, अमल करते हैं। ये एक जो है वो कल की चुनाव के बाद में जो सर्वे आएगा उसके बाद उस आधार पे हम बात करेंगे। लेकिन इस बीच झारखंड में लोग जो अभी तक जितने भी जो राजनीतिक विश्लेषक जो इसी तरीके का विश्लेषण करते हैं वो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी को एज दे रहे हैं। थोड़ा बढ़त जो है वो दिखाई उनको लग रहा है कि वहां पे इन दोनों पार्टियों की बढ़त जो है वो ज्यादा है। लेकिन मेरा अगर पिछले 10 दिन का अनुभव देखें इस मामले में कि झारखंड में क्या चल रहा है, तो जो आकलन मैं कर पाया ईमानदारी के साथ वो ये है कि झारखंड में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो रणनीति बनाई है उसमें भारतीय जनता पार्टी कड़ी टक्कर देती हुई दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से टिकट का वितरण किया गया है ये बड़ा जो है वो झारखंड में इस चुनाव को इंटरेस्टिंग बना देता है। पहले चरण का चुनाव 81 सीटों के, झारखंड में ज्यादा सीटें नहीं है कि महाराष्ट्र की तरह 288 सीटें, क्योंकि ज्यादा सीटों में जो है वो आकलन करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन कम सीटों वाले चुनाव में जो है वो आकलन करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। तो इससे पहले 47 सीटों पर जो चुनाव हुआ उसमें हमने बात की थी कि जो आदिवासी क्षेत्र की 28 सीटें हैं उसमें जो पार्टी बाजी मारेगी सत्ता की चाबी उसके पास ही रहेगी। तो आदिवासियों का बड़ा चेहरा हेमंत सोरेन, जो शिबू सोरेन के बेटे थे, और वैसे भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक जिसको कहें कि सिंपैथी वोटर जो है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हेमंत सोरेन जिस तरीके से जेल जाने के बाद बाहर आए हैं तो ये एक बड़ा जो है वो फैक्टर माना जा सकता है। लेकिन इसके उलट उन सबको जो है वो हम कहें कि पस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई। अब आप बोलोगे कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का इसमें क्या रोल है, तो आप समझिए जिस तरीके से लोकल किसी लीडर को आगे ना लाकर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हो या फिर मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पूरी कमान दे दी, तो एक आंतरिक कलह को खत्म करने की पूरी कोशिश जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने की। और जिस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों का जो मुद्दा उठाया और जिस तरीके से वो रैलियों में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए, तो उससे जो है वो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं टक्कर देती हुई नजर आई। तो पहले चरण का चुनाव जो है वो तो खत्म हो चुका है, और ऐसी स्थिति में जहां पे लगभग 10 सीटों के ऊपर जो है वो 70% से ज्यादा मतदान हुआ आदिवासी इलाकों में, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा हम नहीं कह सकते क्योंकि पहला जो चरण का चुनाव था उसमें 50-50 जो है वो नजर आ रहा था, लेकिन दूसरा चरण जो है वो बड़ा अहम हो जाता है जिसकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दूसरे चरण में 38 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, और इन 38 सीटों पे पहले हम बात कर लेते हैं 2019 के चुनाव परिणाम की। तो 2019 के चुनाव परिणाम में 38 में से लगभग हम बात करें 23 सीटों के ऊपर गठबंधन जो था कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का वो हावी था, और 14 के आसपास 15 के आसपास जो सीटें थी वो एनडीए के पास थी। तो बड़ी सीटों पर जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को जीत मिली हुई थी। और इसमें अगर हम बात करें इस चरण के जो 38 सीटें हैं तो उसमें सबसे पहले,
क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने जो है वो नोट आउट करने की कोशिश की है कि किस तरीके से हम उस पे बात कर सकते हैं। तो एक है बरहेट से हेमंत सोरेन, क्योंकि बड़े-बड़े लीडर और उनकी जिसको हम कहें कि चुनाव दांव पे लगा हुआ है, फिर वो किसी भी तरीके से हम ले सकते हैं। इसके बाद में और मैं आपको ये भी बता देता हूँ, हेमंत सोरेन की प्रतिष्ठा जिस सीट पे बैरेट सीट पे, हालांकि उम्मीद पूरी लगाई जा सकती है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो टिकट दिया गया है वो है गामलियम हेम्ब्रम। ये पैसे से सीख सकते हैं, रिटायरमेंट आए, जागरूक है, और पिछली बार हालांकि इनको ज्यादा वोट नहीं मिले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा धनवार, ये सीट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से बाबूलाल मरांडी, आपको पता होगा बाबूलाल मरांडी इसी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक ये जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चुनाव में। इसके अलावा जामताड़ा से इरफान अंसारी और सीता सोरेन, सीता सोरेन जो आपको पता है पार्टी छोड़कर इस बार भारतीय जनता पार्टी में चली गई जामा सीट से। इसके अलावा डुमरी की अगर हम बात करें तो बेबी देवी और यशोदा देवी की साफ तौर से टक्कर जो है वो देखी जा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जयराम महतो की एंट्री होने के बाद में यहाँ पे मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है, और जयराम महतो इस बार डुमरी के अलावा एक बार और हम बात करें तो बैरमो 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं अकेले अपने नाम पे। इसके अलावा सिल्ली में अगर हम बात करें तो आजसू पार्टी के पास ये सीट है, भारतीय जनता पार्टी की, सुदेश महतो, और ये भी जो है वो त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हुए हैं जयराम महतो के साथ। तो इस पूरे अगर आप इसमें अगर हम बात करें, हम सीटवार भी जो है वो कुछ सीटों को निकाला है हमने, उसकी हम बात करेंगे तो आपको टिकट वितरण से ही समझ में आ जाएगा कि इस बार जो है वो कड़ी टक्कर किस तरीके से है। जैसे राजमहल से अगर हम बात करें तो राजमहल सीट जो है वो झारखंड की, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अनंत ओझा जो 2014 और 2019 के जो है वो विधायक है, उनको टिकट दिया है। तो झारखंड की मुक्ति मोर्चा की तरफ से एमटी राजा वो कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, जिनको टिकट यहां से दिया गया है। इसके अलावा बोरियो से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लॉबिन हेम्ब्रम, हालांकि लोकसभा चुनाव में उनकी हार हुई थी, लेकिन इससे पहले वो 5 बार के विधायक है। और दूसरी अगर हम बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो है वो धनंजय सोरेन, हेमंत सोरेन के जो है वो काफी करीबी माने जाते हैं, वो टक्कर दे रहे हैं। इसके अलावा बरहेट की सीट की अगर हम बात करें तो बरहेट पे हम पहले ही बात कर चुके हैं कि हेमंत सोरेन की सीधी टक्कर है इस बार गैमेलियन हेम्ब्रम से, और ये जो है वो पैसे से सीख सकते हैं, मैं बता चुका हूं। और पिछले चुनाव में हालांकि इनको 2500 के आसपास ही, लेकिन उस वक्त ये निर्दलीय थे भारतीय जनता पार्टी के, तो पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर जो है वो इनके साथ जाएगा। इसके अलावा लिट्टीपाड़ा की अगर हम सीट की बात करते हैं तो लिट्टीपाड़ा सीट से बाबूधन जो है मुर्मू, ये भारतीय जनता पार्टी के, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमलाल मुर्मू। तो आप देखिए जो इस तरीके से सीटों का कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि सामने वाली पार्टी जिस समाज के व्यक्ति को टिकट दे रही है, तो अपोजिशन पार्टी भी जो है वो उसी समाज को टिकट दे रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो कोर वोटर, जो पार्टी का वोटर है, वो किस तरीके से इसको देखता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा, वो एक दूसरे के उसी समाज से कितने वोट काटते हैं, ये इस पूरे चुनाव में जो है वो देखा जाएगा, और उसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि ये चुनाव जो है वो किस तरफ जाएगा। इसके अलावा हम बात करते हैं मधुपुर की सीट। मधुपुर सीट से गंगा नारायण सिंह भारतीय जनता पार्टी के जो है वो चुनावी मैदान में है, और वो कड़ी चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि 2022 में भी वो कड़ी चुनौती दी थी उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्री हफीजुल हसन, जो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा से मंत्री भी है। उपचुनाव में इन्होंने बड़ी कड़ी टक्कर दी थी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इनको यहां से टिकट देना उचित समझा है। इसके अलावा सारठ से बीजेपी ने जो है वो रणधीर सिंह और झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुन्ना सिंह आपस में पुराने प्रतिद्वंदी है, और 2014 और 2019 से रणधीर सिंह के पास ये सीट जो है वो बनी हुई है। इसके अलावा देवघर से बीजेपी के नारायण दास और आरजेडी के सुरेश पासवान, क्योंकि ये सीट जो है वो आरजेडी के पास है, और बिहार के ये वैसे भी आपको पता होगा लगती हुई सीट है। 2014 और 2019 में ये नारायण दास के साथ पास में ये सीट थी भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है। इसके अलावा गोड्डा बीजेपी के अंतिम मंडल 2014 और 2019 दोनों में जो है वो विधायक रहे हैं, इस बार जो है वो तीसरी बार हैट्रिक बनाने के लिए मैदान में उतर रहे हैं, और उनके सामने है आरजेडी के संजय दास। इसके अलावा रामगढ़ की अगर हम सीट की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी आजसू के पास ये सीट है,
सुनीता देवी, और उधर कांग्रेस की ममता देवी। ममता देवी जो है वो आपको पता होगा, एक मामले में जो है वो उनको सजा हो गई थी 2 साल का इसलिए उनकी जो है वो पहले सदस्यता रद्द हो गई थी, और अब वापस से जो है वो कांग्रेस पार्टी ने उन पर भरोसा दिखाया है। और फिर हम बातें करते हैं धनवार बीजेपी, बाबूलाल मरांडी, जिस सीट पर हम बात कर रहे हैं हॉट सीट, और झारखंड के निजामुद्दीन अंसारी। तो यहाँ पर जो है वो साफ तौर से आपको देखा जा सकता है, जिस तरीके से हमने कुछ सीटों की बात की, इन सीटों की बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि इस बार का जो चुनाव परिणाम जो झारखंड में आएगा वो सिर्फ और सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर आएगा। तो अब बात ये आ जाती है जिसकी हम आकलन की बात कर रहे थे, कि जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है, मुद्दों की बात हुई है, और मुद्दों से हटकर अगर हम देखते हैं तो सिर्फ हेमंत गठबंधन में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन के अलावा और किसी पार्टी में, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, इतना दमखम जो है वो इस बार दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड को ज्यादा तवज्जो दे रहे थे ऐसे में। और दूसरा, एक मुद्दों से हटकर संविधान के अलावा अंबानी और अडानी बस इससे बाहर नहीं निकल पाए। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से घुसपैठियों का मुद्दा उठाया, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, वैसे यहाँ पे जो चुनाव है वो सिर्फ और सिर्फ 51 और 49, सिर्फ इतना ही जो है वो फर्क नजर आ रहा है अभी तक के आकलन में। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो जिन 38 सीटों पे 23 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे थी, इस बार ये जो है वो पैरेलली अगर हम देखते हैं तो लग रहा है कि 18-19 सीटों के आसपास जो है वो दोनों पार्टियां रहने वाली है। और अगर यह आकलन हमारा जो है वो सटीक जाता है तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो यहाँ पर 4 से 5 सीटें बढ़ाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। तो इसके मुकाबले झारखंड मुक्ति मोर्चा की 4 से 5 सीटें कम हो रही है। और यहाँ पे अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की 4 से 5 सीटें कम होती हुई नजर आ रही है, तो फिर आपको आप सोच रहे होंगे कि फिर परिणाम क्या आएगा, क्योंकि 47 सीटों की अगर हम बात करते हैं तो 47 सीटों में झारखंड मुक्ति मोर्चा से चंपई सोरेन जैसे बड़े लीडर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो अगर वहां पे भी हम मुकाबले को अगर 50-50 पे डाल देते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी कंफर्टेबली, जिस हम कहें कि आसानी के साथ बड़े कंफर्टेबल तरीके से सरकार बना लेगी, ऐसा जो है वो झारखंड में नजर नहीं आ रहा। अब हो सकता है मेरा आकलन जो है वो गलत हो, नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है वो झारखंड में बनाने में कामयाब होगी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति काम कर रही है। बड़ी समस्याएं भी है भारतीय जनता पार्टी की, जिस तरीके से वो केंद्र की जो नीतियां हैं, केंद्र की जो वेलफेयर स्कीम है, उसको आदिवासियों तक पहुंचाने में नाकामयाब हुई, या हम कहें कि समझाने में नाकामयाब हुई। क्योंकि इसके लिए जैसे हम राजधर्मा की जो लड़की है जो रिपोर्टिंग करती है उसके वीडियो को भी देखते हैं, और भी लोग जो वहाँ पे ग्राउंड पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अगर उनके वीडियो से और जिन लोगों को सुनते हैं तो वहाँ पे एक चीज़ साफ तौर से नजर आ रही है कि धर्मांतरण का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से उस मुद्दे को उठाया, क्या वो लोगों को समझाने में कामयाब हुई? ये जो है वो बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज हुई है झारखंड में, इसको कोई नकार नहीं सकता। फिर चाहे वो घुसपैठियों को बसाना हो, और ये जो अभी दूसरा चरण है ये उसी इलाके में इस वक्त चुनाव है, संथाल क्षेत्र में। तो संथाल क्षेत्र और ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं दूसरे वाले क्षेत्र की, तो ये दोनों 38 सीटों के ऊपर यहाँ चुनाव होने वाला है, 47 पे हो चुका है। तो मुझे जो लग रहा है और मेरा जो आकलन कह रहा है वो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, लेकिन आसानी से नहीं, क्योंकि जिस दिन चुनाव परिणाम होगा उस दिन सांस से ऊपर नीचे जो है वो हो सकती है। कभी जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा आगे चलेगा और कभी भारतीय जनता पार्टी आगे चलेगी, क्योंकि समीकरण इस बार इसी तरीके का जो है वो दिखा रहे हैं। तो ये मेरा जो है वो एक निजी आकलन था, सर्वे था, हो सकता है मैं गलत भी साबित हो जाऊं, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी के साथ जो है वो इस पे काम करने की कोशिश की है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा ये वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।